नमस्ते, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल हमने ये जो 8वां चैप्टर है इसका हमने स्लीप और ड्रीम्स और कॉन्शियसनेस के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, स्लीप और ड्रीम्स के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा। हाँ, निद्रा को लेकर और स्वप्न अवस्था को भी लेकर। राइट, अभी एक मैंने कहा था आपसे कल कि एक सेक्शन है जो जेन और जोसेफ, मतलब उनके पति रॉबर्ट जो है, इनके साथ जो हो रहा है, शायद उनका अनुभव मैं स्किप करूं और शेख जो बोल बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस वो मैं समझा दूं। हाँ, अब वो कंटिन्यू करूं, लेकिन नहीं, कल मैंने फिर से जब पढ़ा तब मेरे ध्यान में आया कि नहीं नहीं, ये कॉन्शियसनेस को लेकर, अब स्लीप और ड्रीम्स के बारे में ऑलरेडी बोल चुके शेत, कॉन्शियसनेस को लेकर वो जो बोलने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पे इन दोनों के साथ जो हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा उनके बारे में मैं बता दूं। नो सेशन वॉज हेल्ड लास्ट वेनसडे जून 3, जून 8, 1970, शाम को 9:05 में, सोमवार का दिन था, और इनका सेशन उस दिन इन्होंने रखा था। अब हुआ ऐसे कि रात को 8:30 बजे बातें करते बैठे थे और जेन के ट्रांस में जाने की राह देख रहे थे। तो जब वो बातें कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि जो हमने चर्चा की, एक जेन का ऐसा अनुभव और एक मेरा ऐसा अनुभव जो हो रहा है हमारे साथ, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। ओके, अभी थोड़ा सेशन होने में टाइम है। तो पहला, जेन के बारे में वो बोलता है, एज वी सैट वेटिंग फॉर द सेशन टू बिगिन, ओके, जेन टोल्ड मी दैट द फेस ऑफ जोसेफ इन माई ऑयल पेंटिंग ऑफ रूबर्ट एंड जोसेफ। हम सब जानते हैं, रॉबर्ट जो है, जेन के हस्बैंड जो है, जो नोट्स ले रहे हैं, जो जो ये सेठ जो बोल रहे हैं वो पूरा लिख रहे हैं, उन वो पेंटर हैं और वो पेंटिंग्स बनाते हैं। तो उन्होंने एक जेन और खुद की पेंटिंग बनाई थी, लेकिन उनका नाम, शेथ ने उनको जो नाम दिए हुए हैं, वो नाम उन्होंने दिया था रूबर्ट और जोसेफ, ये नाम देकर वो पेंटिंग लगाई हुई थी। जेन रॉकिंग चेयर पे जब बैठती है तो जेन के पीछे वो पेंटिंग बराबर आता है, और यहाँ पे रॉबर्ट जो है, जोसेफ जो है, वो लिख रहे हैं तो उनको वो बराबर सामने दिखता है। ओके, तो नो नो, आई एम सॉरी, बिल्कुल उल्टा। जेन वो पेंटिंग को फेस करके बैठती है और रॉबर्ट के पीछे होती है वो पेंटिंग। अब ये पेंटिंग जेन को कुछ खास पसंद नहीं आती, पर उस दिन वो कहने लगी कि जब वो देख रही थी उस पेंटिंग के सामने, वो चेयर पे राह देख रही थी, अपने शेख आएंगे और बात, ट्रांसलेशन शुरू होगा, तो वो जेन का चेहरा बदल गया, और वो चेहरा पेंटिंग में, और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है, जेन टोल्ड मी दैट जोसेफ रिप्रेजेंटिंग माई ओन आइडेंटिटी स्माइल्ड ब्रॉडली एट हर इन अ वे द पेंटिंग एक्चुअली डजेंट। अब पेंटिंग में जोसेफ मुस्कुरा नहीं रहे हैं, लेकिन जैन कहने लगी कि पेंटिंग में से आप मेरी तरफ देखते हुए धीरे धीरे मुस्कुराना आपने शुरू किया। द एक्सप्रेशन इन द आईज चेंज फर्स्ट। पहले तो आपके आंखों के, पेंटिंग में आपके आंखों के भाव बदले, द स्माइल स्प्रेडिंग फ्रॉम देन डाउन टू द माउथ, और आंखों से मुस्कुराहट फैलते हुए होठों तक आ पहुंची। द फोरहेड डिडंट मूव, ये जो कपाल था उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इट वॉज एज दो द पेंटिंग बिकेम एब्रप्टली अलाइव। ऐसा महसूस हुआ जैसे कि अचानक वो जिंदा हो गई हो, वो तस्वीर जो है वो जिंदा हो गई हो। ऑल्दो द पेंटिंग हेड ऑफ रूबर्ट डिड नॉट चेंज, लेकिन खुद की जो फोटो थी जेन की, रूबर्ट की जो फोटो थी वो नहीं बदली, लेकिन उनके पति जोसेफ की वो बदल गई। जेन डजंट पर्टिकुलरली लाइक द पेंटिंग एंड हैज नेवर सीन दिस चेंज इन इट बिफोर। तो ये एक घटना हुई उनके साथ। दूसरा, माई एफर्ट कंसर्न्स एन इंटरफियरेंस इन माई विजन, माई इफेक्ट कंसर्न्स एन इंटरफियरेंस इन माई विजन विदाउट एन एक्चुअल लॉस ऑफ साइट। वो कह रहे हैं मेरे अनुभव में क्या हुआ, तो
मेरी नजर में, मतलब जो दिखता है ना, विजन, दृष्टि में बदलाव आने लगा। दिख रहा था स्पष्टता से, लेकिन जो देख रहा था उसमें एक बदलाव आने लगा। It produced no after effects this evening, nor had it ever in earlier years beyond a very slight headache. अच्छा, ये मेरी पुरानी तकलीफ है। मुझे स्पष्ट दिखता है, लेकिन मेरा जो देखना होता है, जैसे स्लो मोशन में बोलने में हम नॉर्मली बोल रहे हैं, और अगर मेरी आवाज स्लो मोशन में आने लगे तो वो कैसे होगा ना, करके आएगा आवाज। वैसे नजर के बारे में उनका हो रहा था कि क्लैरिटी है, लेकिन विजन है, लेकिन वो कुछ बदल जाती थी। ये पहले भी उनको हो चुका था। हर बार एक हल्का सा हेडेक हो जाता था वो होने के बाद। लेकिन टुनाइट आई डिडंट गेट अ हेडेक। आज मेरा सर नहीं दुखा, आज वो होने लगा। स्ट्रेंजली आई हैव नेवर बीन अलार्म्ड बाय दिस फिनोमिना। एक बात मैं, मुझे बचपन से वो कह रहे ये तकलीफ होते आई है, पर मुझे कभी डर नहीं लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने इसलिए अब कभी अपने माता पिता को भी नहीं बताया। वैसे मैंने जेन के साथ भी इसके बारे में कभी बात नहीं की है, कि या कोई डॉक्टर के पास में नहीं गया है। और थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद सब नॉर्मल चलता था। और सिर्फ वो नजर का जो बदलाव है, दृष्टि का जो बदलाव है, वो बदलाव होता था, लेकिन मेरा दिमाग तल्लक था। मतलब मेरे सोचने में कोई तकलीफ नहीं होती थी, या बाकी कोई एरिया में मुझे तकलीफ नहीं थी। इसलिए मैंने कभी इसे, ठीक होगा, हो रहा होगा कुछ तो। The effect, which always reminded me of a mirage, began with a smallish, bright, sawtooth pattern of light. अब यहाँ पे वो वर्णन करते हैं कि उनके साथ होता क्या है। तो आपको माइरेज या मिराज जिसको कहते हैं, जैसे अम, बहुत ज्यादा तेज गर्मी है, और रेत पर देखो एक ऐसा अपीयर होता है, क्या बोलते हैं उसे, आई डोंट नो। ओएसिस, मृगजळ. हाँ, मृगजल। हाँ, नॉट हाँ, ओएसिस, मृगजल। तो वो जैसे मृगजळ. कि एक झाला ऐसे दिखता है, जैसे कि कोई स्टीम उठ रहा हो। एक्चुअली रोड पे भी बहुत हीट है, तो टार के रोड पे भी ऐसा दिखता है। इसको मिराज कहते हैं। ठीक है। तो मुझे हमेशा उस चीज की याद आती है, लेकिन शुरुआत कैसे होती थी? स्मॉलिश, ब्राइट, sawtooth pattern of light just to the right ऑफ माई डायरेक्ट लाइन ऑफ विजन। तो जैसे कि एक प्रकाश का की धारा, हाँ, जैसे आरी होती है ना, आरी के दांत कैसे होते हैं, वैसे प्रकाश की लहर मेरी राइट साइड में मुझे देखना शुरू हो जाती थी। नाउ, विथ मेमोरी ऑफ ऑलमोस्ट फॉरगॉटन एपिसोड्स रिटर्निंग। अब मेरे को पहले हुआ करता था, कभी कभार हुआ है, अचानक मुझे उसकी याद आ गई कि हाँ, ये ही तो पहले हुआ करता था। आई न्यू दैट दिस ब्रिलियंट शिमरिंग पैटर्न could spread so that I looked at an object, it would be obliterated even while still had peripheral vision। तो वो देखते ही देखते, जैसे कि सामने पड़ी हुई चीज है, वो अचानक से जैसे कि गायब हो गई, आई फिर चली गई। और लेकिन अगर मैं साइड नजर से देखूं तो मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था, सामने की तरफ ये हो रहा था। At times, the interference had covered a wide enough area so that I had a difficult time seeing the drawing paper before me, for instance, or the pencil I felt in my hand. कभी कभी मेरे हाथ की पेंसिल मुझे नहीं दिखती थी। कभी कभी मेरे सामने जो पेपर है जिस पे मैं पेंटिंग निकाल रहा हूँ, अचानक से वो मुझे दिखना बंद हो जाता था। द शिमरिंग वैरिड इन इंटेंसिटी। अच्छा, वो जो धुंधलाहट है या वो चमकना है, वो जो है अलग अलग होता था, कभी कम कभी ज्यादा। ऑन वन ओकेजन आई ले डाउन एंड क्लोज माई आईज, सिंपली बिकॉज इट वॉज इजियर टू डू दिस। एक बार तो मैं बस सीधा लेट गया और आंखें ही बंद कर ली, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकता था। जब तक कि वो परिणाम चला नहीं जाता, तब तक मुझे ये सहन करना था। Now I wondered once again at my calm response to this, as I grew up to something whose origins were so completely outside any kind of knowledge or I possessed। और अब जब मुझे इतने समय बाद ये होने लगा, तो मैं सोच रहा हूं कि मुझे कभी
कुछ डर क्यों नहीं लगा? ये जो हो रहा है बहुत विचित्र है, अनुभव है। और मुझे इस बात का डर नहीं लगा, और मैंने इसका स्वीकार आराम से कर लिया। ये ऐसा कैसे की हुआ? When the interference had been strong, covering most of the field of my vision, I had experienced a peculiar sense of both darkness and light, with the objective world indistinguishable within what I can only describe as a field of patterned, alternating lightness and darkness that possessed a velvety depth. और कभी कभी पूरा मेरा विजन जो है, जितनी आंखों का जो दायरा है, ये पूरे एरिया में अचानक मुझे दिखना बंद हो जाता था। वहां पे एक प्रकाश आता था, लेकिन कभी कभी प्रकाश आता था, फिर कम होता था, फिर बढ़ जाता था। तो अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला ऐसे होते रहता था, जैसे कि कोई मखमली चादर हो और जो लाइट गिरे तो वो चमक रही हो ना। या धूप छांव जैसे हम कहते हैं ना। देखो हमारी साड़ियों में भी धूप छांव इफेक्ट होता है, तो वैसे वेलवेट पे भी वैसा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो उसके जैसा मुझे प्रकाश है, फिर नहीं है, फिर अंधेरा है, फिर उजाला है, ऐसा अनुभव होते रहता था। टुनाइट्स एक्सपीरियंस वॉजंट दैट इंटेंस। तो जितनी गहराई से पहले मुझे अनुभव हुआ है, आज उतना स्ट्रांग नहीं था। आई फर्स्ट रियलाइज इट्स ऑनसेट एट अबाउट 8:50। अब 9:05 हुए हैं, और जब शेष बात करना शुरू करेंगे, 10 मिनट पहले, 10-15 मिनट पहले वो शुरू हो गया था। And at once began to give myself suggestions to minimize it because I didn't want to alarm Jane by delaying the session. और फिर उनको आदत थी, वो खुद को सेल्फ सजेशन देते थे, शांत करते थे। मतलब शांत तो वो वैसे भी महसूस कर रहे थे, लेकिन कि भाई ये एपिसोड जल्दी से खत्म हो जाए, वो जो उनका अनुभव हो रहा है वो जल्दी से खत्म हो जाए। तो अपने आप को उन्होंने सूचना दी, वो जेन को कुछ बताना नहीं चाहते थे, वो सेशन को कैंसिल नहीं करना चाहते थे। ओके। अम एट द हाँ, और बस वो मेरा अनुभव शुरू हुआ उसी समय पे जेन, जो पेंटिंग का इफेक्ट है, जो पेंटिंग में उनके सामने देखकर वो हंस रहे हैं, उसके बारे में वो बात करने लगी। I realized that not only had my experience gone as far as it was going to go, और 9:05 तक मेरे ध्यान में आ गया कि मुझे अभी जितना तकलीफ होनी है या जितना बदलाव होना है नजर में, उतना हो चुका है। अब कोई ज्यादा ये इसकी गहराई और बढ़ने वाली नहीं है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ने वाली नहीं है। मैं रिलैक्स हो गया, और 9:15 तक उसका सारा परिणाम निकल गया था, और मेरी नजर बिल्कुल क्लियर हो गई थी। ऐसा यहाँ पे वो कह रहे। ठीक है। देर इज मोर टू फॉलो, फॉर as this experience waned, it was replaced or led into an event of a different kind. अच्छा, ये अनुभव जैसे कम होते गया, मेरी नजर में वो जो वो मखमली इफेक्ट था अंधेरा और उजाले का, वो जैसे जैसे कम होते गया और वो खत्म हो गया। खत्म होते होते एक कुछ अलग बात हुई मेरे साथ, वो मैं आपको, कुछ अलग मुझे अनुभव आया। दिस वॉज दिस वन वॉज न्यू टू मी एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। ये मेरे लिए पहली बार हो रहा था, और बहुत ही ये रोमांचक कहो, इंटरेस्टिंग कहो। Subsequent notes and Seth himself explain what transpired as the session progressed. I'll say here that the new infect involved the gradual loss of my ability first to spell and then to write. अब जैसे ट्रांसलेशन शुरू हो गया और मैंने लिखना शुरू किया, तो जो जो होते गया ना, वो मैं तब तब आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि उसका परिणाम उनके नोट्स पर हो रहा था। और इसलिए उनको एग्जैक्टली कौन से समय पे कौन से शब्द पे क्या हुआ, ये वो हमको जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वो बता पाएंगे। नाउ इम्पोर्टेंट ये बात है कि अचानक से वो स्पेलिंग उनको याद नहीं आती। लाइक FOR फॉर लिखना है, तो वो FER लिख देंगे, या कुछ उल्टा सुल्टा REF लिख दे। मतलब उनको स्पेलिंग आना बंद हो गया, और धीरे धीरे जैसे वो नोट्स लिख रहे थे, एक मोड़ ऐसा आया कि वो लिख नहीं पा रहे थे। हाँ, तो ये आगे जाके उनके साथ अनुभव होगा।
As the session began, I had to make a little bit of an effort to see the page clearly in order to write. अब सेशन शुरू हो गया, सेठ आ गए और मैंने लिखना शुरू किया, तो मेरा जो पत्ता था जिस पे वो लिख रहे थे, वो मुझे प्रयत्न पूर्वक उस पर फोकस करना पड़ रहा था, वो स्पष्ट मुझे दिख नहीं रहा था। ठीक है। गुड इवनिंग शेठ। Just before the session, I had commented on the peaceful evening, which was very warm. I hope I did not shatter your peace. Your peace? No. We will resume dictation. Pause. One of the many. अब शेठ कहते हैं ठीक है, अब लिखना शुरू करो। अब वो हमें कॉन्शियसनेस के बारे में बताने वाले हैं फ्रेंड्स। निद्रा को लेकर बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, स्वप्न को लेकर भी उन्होंने काफी सारी बातें की। अब कॉन्शियसनेस को लेकर जो बात कर रहे हैं, हमारी चित्त भूमि के बारे में जो बात कर रहे हैं, चित्त वृत्ति के बारे में जो वो बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनेगा, सुनिएगा। ओके। अब वो कह रहे कॉन्शियसनेस हैज मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, सम ऑफ कोर्स नोन टू यू। देखो, हमारा जो चित्त शक्ति है, हमारी जो हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है, इसके अनेक गुणधर्म है। कोई कोई गुणधर्म आप अच्छी तरह से जानते हो। मेनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस हाउएवर are not so apparent, since presently you largely use your own consciousness in such a way that that its perceptions appear in quite other than natural guises. Okay, वो कह रहे हैं बहुत सारी चित शक्ति की क्षमताएं हैं या कार्य है या उनके गुणधर्म हैं जो आप जानते नहीं या समझ नहीं पाते, इसलिए क्योंकि आप इंद्रियों से आगे नहीं बढ़ते। आप हर कोई भी चीज ग्रहण करने के लिए, कोई भी चीज को समझने के लिए आप इंद्रियों पे निर्भर हो, यानी आंख नाक कान वगैरह। ठीक है। तो इसलिए जो स्वाभाविक रूप से होना चाहिए कॉन्शियसनेस के जो जो दिखना चाहिए आपको, वो दिखता नहीं। यू आर अवेयर ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस, इन अदर वर्ड्स थ्रू द मीडियम ऑफ योर ओन फिजिकल मैकेनिज्म। हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है और हमारा जो मन है, इनके माध्यम से, माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स, इनके माध्यम से हम हमारे कॉन्शियसनेस को समझते हैं। राइट। हमारी चित्त शक्ति को कैसे समझते हैं? मन से। हम सोचते हैं क्या मैं हूं? हाँ हूं। अच्छा, ये मैं हूं, यानी मैं कौन हूं? तो मैं वो हूं जो जानती है कि मैं हूं। तो वो मन से अलग है, बुद्धि से अलग है, बाकी कोई हिस्सों से, सारे हिस्सों से अलग है। वो मैं जो जानती है, उसकी वो है, उसी को कॉन्शियसनेस अवेयरनेस हम कहते हैं। राइट। सब अग्री टू दिस पॉइंट? ये बात आप सब आई ध्यान में? ऑलराइट। तो ये कॉन्शियसनेस जो है, ये हमें लगता है कि मन के माध्यम से हम समझते हैं कि हाँ मैं हूं। अगर मन वहां पे नहीं रहा तो मुझे पता नहीं चलेगा मैं हूं या नहीं हूं। राइट। ये इस तरह से हम इंद्रियों पर निर्भर है, अपने ही चित्त शक्ति को, अपनी ही चेतना को समझने के लिए, जानने के लिए। You are not nearly as aware of your own consciousness when it is not operating primarily through the mediumship of the body, as it does in out of body states and some dissociated conditions. अब शरीर के बाहर हो सकते हैं हम। राइट। आप लोगों को भी कोई अनुभव हुए होंगे। हाँ, और उस दिन स्मिता जी शेयर कर रही थी, उनके ऑपरेशन के वक्त वो बाहर थी और अपने आप को देख रही थी। तो जब मैं मुझे देखती हूँ, यानी फिर भी मेरे कॉन्शियसनेस को मैं समझ पाती हूँ। तो माध्यम शरीर है हमारा कॉन्शियसनेस को समझने का। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में शरीर तो नहीं रहता, तुम शरीर के बाहर चले गए हो, लेकिन तब तुम जानते हो कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस है। बाय द टाइम आई रोट द, अब देखो, ये इतना लिखा जोसेफ ने,
और वो लिख रहे हैं इनटू ब्रैकेट, बाय द टाइम आई रोट द लास्ट सेंटेंस आई वॉज अवेयर अगेन without being upset that it was taking me just a little longer than usual to come up with my abbreviations or symbols for such common words as does, as, and even. This action, of course, should have been automatic, but visual interference was now lifting considerably. ठीक है। हो क्या रहा है, अपने लेखक जो है, जोसेफ जो है, जो लिख रहे हैं, उनको वो महसूस हो रहा था कि उनकी लिखाई में डिले था। जैसे मैंने बोला ना, बोलने में डिले होता है, वैसे उनके उनका लिखना एक तो प्रयत्न पूर्वक करना ज्यादा प्रयत्न लग रहा था, और दूसरा लेट हो रहा था उनको, मतलब लिखने में टाइम गैप था। और हम लोग ये यूज करते हैं ना, एब्रीवेशंस यूज करते हैं। लाइक रेफरेंस लिखना है तो REF लिख देंगे, दैट इज लिखना है तो IE लिख देंगे। तो ऐसे छोटे छोटे, जब फास्ट राइटिंग करना है तभी हम उसको शॉर्ट में लिखते हैं। तो वो शॉर्ट हैंड उनको याद नहीं आ रही थी, और वो भी कैसी शॉर्ट हैंड, जो बरसों से इतनी सिंपल सिंपल, अभी जो मैंने उदाहरण दिए, वैसी सिंपल सिंपल शॉर्ट हैंड अचानक उनको याद नहीं आ रही थी। ठीक है। एट 9:12, by 9:12 आई began टू स्पेल एन ओकेजनल वर्ड इनकरेक्टली। अब 9:12 होने तक मैं एक आधा शब्द गलत लिखने लगा। टू शो what was happening, I am including in parenthesis after the corrected word some of the mistakes my notes contain। और अब शेत का वो लिखेंगे, शेत जो बोल रहे हैं वो, लेकिन वो लिखने में उन्होंने जो लिखा है ना, उसमें कौन से शब्द उन्होंने गलतियां की, वो भी उसमें लिखा गया है। ओके, शेत आगे कहते हैं, थोड़ा सा फ्रेंड्स, दो लेवल पे ये कहानी चलेगी, जरूरी है इसलिए। एक तो जोसेफ जो उनके साथ अनुभव हो रहा है, और दूसरा हमको तुरंत फोकस शिफ्ट करना होगा कि कॉन्शियसनेस को लेकर शेत हमें क्या बोल रहे हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू कॉन्शियसनेस, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस आर द सेम वेदर यू आर इन बॉडी और आउटसाइड ऑफ वन। अगर आप शरीर में हो तो भी आप हो, अगर आप शरीर के बाहर हो तो भी आप हो। आपकी चित्त शक्ति में शरीर के अंदर या शरीर के बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। द पीक्स एंड वैलीज ऑफ कॉन्शियसनेस दैट आई मेंशन्ड exist to some degree in all consciousness despite the form adopted after death। देखो, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध चित्त, ये चित्तज की हमने कल बात की थी कि कभी कभी कॉन्शियसनेस हमारा वीक होता है, कभी कभी कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा अलर्ट होता है, यानी कभी कभी हम एकाग्रता में होते हैं, कभी कभी मूढ़ में होते हैं। तो ये जो बात है, शायद मृत्यु से पहले भी और मृत्यु से बाद भी ये कॉन्शियसनेस कम ज्यादा हो सकता है। मतलब शरीर आपने छोड़ भी दिया तो भी आपका कॉन्शियसनेस में उसकी जागृति जो है, वो जागृति कम ज्यादा हो सकती है। द नेचर ऑफ योर कॉन्शियसनेस इज नो डिफरेंट बेसिकली देन इट इज नाउ, दो यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ मेनी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो चित्त शक्ति की जो क्षमताएं हैं, चित्त शक्ति की जो गुणधर्म है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अभी आपको जैसे पता है। लेकिन कई उसके पहलू है जो आपके ध्यान में आते नहीं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इतना शेत बात करने तक आई कॉट माई सेल्फ ओमिटिंग द वर्ड नॉट फ्रॉम द लास्ट सेंटेन्स। अचानक से अब शब्द, म्हणजे शब्द गळू लागले लिहिताना, एखादा शब्द अचानक से वो स्किप करने लगे जोसेफ लिखते समय, एंड वॉज क्वाइट अवेयर बाय नाउ दैट समथिंग वॉज अप। और अब मैं अलर्ट हो गया था कि यार कुछ तो गड़बड़ है। More and more, I had to make a deliberate effort to get the notes down correctly। अब मुझे वो नोट्स लिखने में और भी ज्यादा प्रयास और भी ज्यादा प्रयत्न करना पड़ रहा था। In the material below, I couldn't think of some of the symbols I used and had to write the words out। और कभी कभी मुझे वो शॉर्ट फॉर्म्स याद नहीं आए हैं, पूरे के पूरे शब्द मुझे लिखने पड़े।
ये जोसेफ की हालत है। अब श्वेत ने क्या कहा हमसे कि आपका जो चित शक्ति है, आपकी जो चेतना है, आपका जो चैतन्य है, उसका स्वरूप शायद चाहे आप शरीर में हो या शरीर में ना हो, उसके स्वरूप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नाउ योर कॉन्शियसनेस इज टेलीपैथिक एंड क्लेयरवॉयंट फॉर एग्जाम्पल, इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट। अब आपकी जो चित शक्ति है, इसको न शब्दों की, न मुंह की, न भाषा की जरूरत है। वो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकता है। ओके। उतना ही नहीं, क्लेयरवॉयंट यानी दिव्य दृष्टि। इसके दृष्टि में भी कोई, इस दृष्टि के लिए ना इसे आंखों की जरूरत है, ना आंखों की दृष्टि की जरूरत है। वो वैसे ही देख सकता है, जिसको क्लेयरवॉयंस यानी हम उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। ओके। हम हमें हम वी डोंट रियलाइज इट। हमें ये ध्यान में नहीं आता, लेकिन हम देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। In sleep, when you often presume yourself to be unconscious, you may be far more conscious than you are now, but simply using abilities of consciousness that you do not accept as real or valid in waking life. अब निद्रा में आप शायद जागृत अवस्था में जितने सजग हो ना, उससे बहुत अधिक ज्यादा सजग आप निद्रा में होते हो। लेकिन आप ये मान्य नहीं करोगे, क्योंकि आप जागृत अवस्था में जो देखो, आप सिर्फ उसी को सच मानते हो। और निद्रा अवस्था में जो भी आप साधन यूज करते हो, और या जिस माध्यम से आप सारी चीजें देखते समझते हो, उसको आप मान्यता नहीं देते। यू देयरफॉर शट देम आउट ऑफ योर कॉन्शियस एक्सपीरियंस। कॉन्शियसनेस तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, सेंसर कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं, नींद में क्या हुआ मुझे पता नहीं। लेकिन एक्चुअली नींद में कॉन्शियसनेस पूरी तरह से ऑपरेटिंग रहता है। वहां पे बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन हम उसे मान्य करने से मना कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस, योर्स एंड माइंड, इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस यानी काल और स्थल से हमारी चित्त शक्ति को कोई सीमा नहीं है। मतलब ये चीजें चित्त शक्ति को बंधन में बांध नहीं सकते। हमारी चित्त शक्तियों के लिए, हमारी चेतना के लिए, हमारे कॉन्शियसनेस के लिए कोई टाइम और कोई स्पेस नहीं होता। And after death, you are simply aware of the greater powers of consciousness that exist within you all the time. और मृत्यु के बाद जो आपके अंदर की ये जो चेतना है, इसको आप अलग बहुत, तब आपको ध्यान में आता है कि अरे इसकी कैसी कितनी क्षमता है। बहुत ही सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं। जब मैं ट्रांसलेशन करती हूँ, और क्लाइंट जब सोल स्टेट में जाता है, या मृत्यु के बाद मैं उसे कहती हूँ कि आपका सोल अभी वहीं पे रुकना है, बॉडी के बाहर निकल गया है, आपकी चेतना शरीर के बाहर निकल गई है, उसे वहीं पे रुकाओ, और वहीं पे रुको, फ्लोट अबाउट द बॉडी, और नीचे देखो कि हो क्या रहा है। तुम्हारा मृत शरीर पड़ा है, वो कैसे दिख रहा है, आसपास कौन है, आगे देखो क्या हुआ, कौन से प्रकार का फ्यूनरल आपको दिया जा रहा है। इससे हमें अंदाज आता है कि कौन से कम्युनिटी के ये हो सकते हैं। तो ये सारे, वो कॉन्शियसनेस सब कुछ देख पाता है, फिजिकल वर्ल्ड को पूरी क्लैरिटी से देख पाता है। वो चेतना को कोई अड़चन नहीं है कि शरीर में नहीं है तो उसको दिख नहीं रहा। अच्छा, उसके अलावा अपनी पूरी जिंदगी को देखो, इस जिंदगी से आपने क्या सीखा, वो पूरा सीख बताता है कि मेरी लाइफ में ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और अब भी की मेरी लाइफ में, यानी उस लाइफ को एग्जामिन कर रहा है, और अब भी उसकी जो ट्रांस में जब वो है, तब उसकी प्रेजेंट लाइफ को भी वो एग्जामिन कर रहा है, दोनों को कंपेयर कर रहा है, दोनों से क्या क्या बोध लिया, क्या करना चाहिए, सोल विजडम, सोल इंसाइट, सोल रियलाइजेशन, सब बता रहा है। आ रही है बात ध्यान में? हमारे कॉन्शियसनेस को
न शरीर बंधन बन सकता है, न काल स्थल, किसी भी चीज का बंधन इसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कॉन्शियसनेस का स्वरूप यहाँ पे समझा रहे। ऑल राइट, इतना सब बड़ा पैराग्राफ था। ये समझाते वक्त इतने सारे शब्द गलत लिखे गए हैं। मतलब मैंने जो पढ़े वो सही लिखे, इनटू ब्रैकेट कौन सी गलती की थी ये लेखक ने यहाँ पे दिया है। ऑलराइट, मैंने कहा ना वो स्पेलिंग अचानक से भूल गए, वो स्पेल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। अब वो 9:21 हुए हैं, 9:05 को सेशन शुरू हुआ है। अब वो बोल रहे हैं 9:21 हुए हैं। आई हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल गेटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस डाउन। आगे के जो मैंने लिखे हैं सेंटेंसेस बड़ी मुश्किल से लिखे हैं। मेनी ऑफ द वर्ड्स वर मिसस्पेल्ड, सम सो मच दैट आई क्रॉस देम आउट एंड क्विकली ट्राइड अगेन। कभी कभी तो शब्द इतने गलत मैंने लिख दिए कि मुझे उसको कट करके दोबारा लिखने पड़े, विद द ह्यूमरस रिजल्ट that the corrections also contained errors। लेकिन गलत शब्द मिटाकर सही शब्द जो लिखे थे, वो सही वाले शब्द भी गलत थे। हम्म, तो गलती पे गलती। माई विजन वॉज बाय नाउ वेरी क्लियर। लेकिन अब उनका, वैसे ही उनका जब लिखने लगे तब उनका विजन क्लियर होने लग रहा था, और अभी तो पूरी तरह से क्लियर हो गया था। वो जो उनके आंखों पे वो मखमली उजाले अंधेरे का खेल, वो पूरी तरह से निकल गया था, स्पष्ट तरह से देख पा रहे थे। लेकिन इतना प्रयत्न पूर्वक लिख रहे थे और लिखते वक्त इतनी सारी गलतियां कर रहे थे। For the first time, I considered to myself that perhaps I ought to ask Chit to slow down while realizing his pace was slow to begin with। अच्छा, तब मेरे मन में आया कि मैं शेत से कहूं कि आप थोड़ा धीरे बोलिए ताकि मैं लिख पाऊं, क्योंकि इनको ज्यादा प्रयत्न लग रहा है। लेकिन बोल रहे मेरे ध्यान में आया कि ऑलरेडी शेत स्लो बात कर रहे हैं, अब उनको और स्लो बात करो, ये मैं कैसे बोलूं। आई डेंट आस्क हिम व्हाट वाज हैपनिंग। मैंने ये नहीं पूछा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। दैट वर्दी stared at me through Jane's eyes without a sign that anything unusual might be taking place in the session। और जेन की आंखों से ये महात्मा मेरी तरफ जो देख रहे थे, उनकी नजर में कुछ अलग हो रहा है, ये बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। देखो, अगर हम कुछ अलग कर रहे हैं तो लोग लोग हमारी तरफ अलग नजर से देखते हैं, राइट, उनका देखना बदल जाता है। लेकिन शेठ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि सब हमेश की तरह है। हम्म? अब शेठ आगे कहते हैं, क्या लाइन कही थी उन्होंने, आफ्टर दैट डेथ यू आर सिंपली अवेयर ऑफ द ग्रेटर पावर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने क्या हमें कहा कॉन्शियसनेस को लेकर, मृत्यु के बाद हमारी चेतना, हमारी चित शक्ति को हम बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं, देख पाते हैं। Since they do, of course, you can discover them now and learn to use them. This will directly assist you in after death experience। ओके, अब देखो यहाँ पे आफ्टर डेथ को क्या लिखा है लेखक ने, पता है? इनटू ब्रैकेट AG, AGTER। आफ्टर डेथ के लिए इतनी गलतियां होने लगी लिखने में। अच्छा, शेत कह रहे हैं कि since they do, of course, you can discover them now and learn to use them. This will directly assist you in after death experience. You will not be nearly so startled by the nature of your own reaction if you understand beforehand, for example, that your consciousness not only is not imprisoned in your physical body but can create other portions as well। चेतना को, चित शक्ति को, उसके गुण धर्म को अभी से समझ जाओ। अगर आप उसे अभी से समझ गए तो मृत्यु के बाद आपको धक्का नहीं बैठेगा कि बाप रे। हमें बहुत शौक लगता है जब हमारा शरीर हम छोड़ देते हैं, तो आ, हम शौक में चले जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, तो अभी से इसका अनुभव आप ले लो, इसको समझने लगो, ताकि तुम्हारे शरीर मृत्यु के बाद जो होगा वो तुम बड़ी आसानी से जीवन से मृत्यु की तरफ बड़ी आसानी से चले जाओगे।
You will not be nearly so startled by the nature of your own reaction if you understand beforehand, for example, that your consciousness not only is not imprisoned by your physical body but can create other portions at will. तुम्हारा जो कॉन्शियसनेस है उसी ने इस शरीर को बनाया है, और वो जो चाहे वो बना सकता है। तुम्हारे मन को भी इसी ने बनाया है, तुम्हारे इंद्रियों को भी इसी ने बनाया है। सब कुछ हमारे चेतना, हमारे चैतन्य से बना है। Those who over identify their consciousness with their body can suffer self created torment for no reason lingering about the body। तो जो लोग मेरा शरीर यानी मैं, इस बात को पकड़ के रखी है जो लोगों ने, जब तक शरीर है तब तक मैं हूं, उनका क्या होगा? जो ओवर आइडेंटिफाई करते हैं, बाद में उनको बहुत दुख होता है जब शरीर छूट जाता है, जब मृत्यु हो जाती है, और तब फिर वो शरीर के इर्द गिर्द घुमा करते हैं। वो आगे बढ़ नहीं पाते, वो वहीं पे ना शरीर के अंदर जा पा रहे हैं, ना वो बाहर दूर वहां से अगले जन्म पर या आगे वो बढ़ नहीं पा रहे, उनकी गति नहीं हो रही है। हम्म? तो ये हो सकता है। इंडीड क्वाइट द फॉलन सोल थिंकिंग इट हैज नो अदर प्लेस टू गो। और बहुत दुखी होता है ये आत्मा, उसको लगता है कि अब मैं कहाँ, मैं अकेला हूं, मैं कहीं जा नहीं सकता, ना शरीर के अंदर जा सकता हूँ ना बाहर कहीं जा सकता हूँ। और वो इस बात से बहुत दुखी आत्मा, हम कहते हैं ना, ये आत्मा बहुत दुखी हो जाता है। अम, ओके, यहाँ पे अगेन इनटू ब्रैकेट जोसेफ बोल रहे हैं, बिफोर हैंड को उन्होंने BYEBOREHOUNE ऐसे लिखा उन्होंने उस शब्द को। देन क्रॉस्ड इट आउट एंड ट्राइड ट्वाइस मोर। फिर उसको काट दिया, फिर 2 बार और प्रयत्न किया। आई नाउ मेड अ डिटरमाइंड एफर्ट टू स्पेल करेक्टली एंड राइट करेक्टली क्लियरली, इट हेल्प। और अब मैंने और प्रयत्न पूर्वक करेक्ट स्पेलिंग लिखना और सही तरह से लिखने की कोशिश की, तो प्रयत्न मेरे अच्छे रहे। इट वॉज समथिंग लाइक कमिंग आउट ऑफ अ डीप स्लीप एंड इमीडिएटली मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग एफर्ट टू फोकस इन फिजिकल रियलिटी। ऐसे महसूस हो रहा था, वो कह रहे मुझे, जैसे गहरी नींद से उठकर अब अचानक हम सोचते ना, अरे मैं कहाँ हूं, और जैसे हम दोबारा पहचान करते हैं हमारी दुनिया से। गहरी नींद में थे, दुनिया से नाता टूट गया था, अब अचानक मैं कहाँ हूँ, कौन है, क्या है, ये देखने लगते हैं। वैसा कुछ उसे महसूस होने लगा। शेठ अपना बात जारी रखते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आत्मा इस तरह से दुखी होती है। यू आर, एज आई सेड अर्लियर, अ स्पिरिट नाउ। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, आप जो हो एक आत्मा हो, एंड दैट स्पिरिट हैज अ कॉन्शियसनेस। और उस आत्मा के पास एक चेतना होती है, एक चैतन्य होता है। द कॉन्शियसनेस बिलोंग्स टू द स्पिरिट देन। तो चेतना या चैतन्य किसकी है? आत्मा की है। बट द टू आर नॉट द सेम। आत्मा और चैतन्य ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ फ्रेंड्स, इस पे और ज्यादा बात नहीं करूंगी, उपनिषद में हमने इसका अभ्यास काफी किया है कि कॉन्शियसनेस एंड सोल आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। द स्पिरिट में टर्न इट्स कॉन्शियसनेस ऑफ एंड ऑन। आत्मा चाहे तो अपनी चेतना को ऑन कर सकती है या ऑफ कर सकती है। हाँ? तो आत्मा की जो चेतना, हम कहते हैं ना कि आत्मा की चेतना पर बहुत सारे पर्दे गिरे हुए हैं, और इसलिए हम आत्मा को जान नहीं सकते। जैसे हम आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, जैसे हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, धीरे धीरे एक 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 पुट म्हणतो ना आपण, वो निकलने लगते हैं, और हमारी आत्मा का चैतन्य हमें दिखने लगता है या वो झलकने लगता है। दैट इज हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड। ओके, नाउ ही इज सेइंग दैट both are not the same. The spirit may turn its consciousness off and on. आत्मा जो है, इसका चैतन्य जो है, वो ढका हुआ हो सकता है या खुला हो सकता है।
by its nature consciousness may flicker and fluctuate, but the spirit does not. अब हमारी जो चेतना है, चैतन्य है, चित शक्ति है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, कभी ऑन कभी ऑफ, वो फ्लिकर हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी भी ऑन ऑफ नहीं हो सकता। आत्मा फिक्स्ड है, ठीक है, उसमें कोई बदलाव कभी भी नहीं आएगा। हमारे चैतन्य में बदलाव आते रहता है। I do not particularly like the word spirit because वो जाने दो, suits our purposes in that the word does imply an independence from physical form। मुझे ये आत्मा शब्द या स्पिरिट शब्द जो इंग्लिश में है, ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता, बिकॉज लोगों की इनकी बहुत गैर समझ होते हैं। लेकिन हाँ, जो शरीर नहीं है या जो भौतिक नहीं है वो आत्मा, उतना जो फर्क है उतना मैं मानने को तैयार हूँ। वन इज फिजिकल, वन इज मेटाफिजिकल। Consciousness does not refresh itself in sleep. It is merely turned in another direction। हम क्या कहते हैं? नींद में हमारी चेतना को, हमारे कॉन्शियसनेस को आराम मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम जगे हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस हमारे साथ है। नींद में हमारी चेतना किसी और जगह पे होती है, कुछ और करती है, पर वो कहीं ना कहीं होती है और कुछ ना कुछ करती है। ठीक है। कॉन्शियसनेस डज नॉट स्लीप देन इन दोस टर्म, एंड व्हाइल इट मे बी टर्न्ड ऑफ, इट इज नॉट लाइक अ लाइट। तो अभी चेतना, मैं चैतन्य में हूं, मैं जागृत हूं, मैं जानती हूं कि मैं हूं, तो मेरा चेतना, मेरी चैतन्य अभी है। लेकिन अगर मैं गहरी नींद में चली गई तो मेरी चेतना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी चेतना कहीं और है और कोई और दिशा में, कोई और, वो कोई लाइट की तरह ऑन ऑफ नहीं हो सकती। अब 9:28 हो गए, शेष इतना बात करने तक 9:28 हुए। लेखक लिख रहे हैं, द डिफिकल्टी आई हैड बीन एक्सपीरियंसिंग विथ माई स्पेलिंग एब्रुप्टली रिटर्न टू एन इवन ग्रेटर डिग्री। लिखने में मुझे तकलीफ हो रही थी, अब मैं अच्छी तरह से लिखने लगा, और अचानक फिर से बहुत तकलीफ होने लगी, मैं लिख नहीं पा रहा था। Along with the misspelling and the crossing out of words, I now had to worry about simply keeping up with Sheth's rather slow pace। अब शेथ इतनी धीरे बात कर रहे थे, एक तो मैं गलत शब्द लिख रहा था, उनको काट कर फिर से गलत शब्द लिख रहा था, ये मिस स्पेलिंग हो रहे थे, मैं काट छाट कर रहा था, और ऊपर से शेठ इतनी धीरे से बात कर रहे हैं, धीमी बात कर रहे हैं, फिर भी मैं उनकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था, जबकि वो इतना धीमे गति से बात कर रहे हैं। अब मुझे वो भी चैलेंजिंग लग रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम आई थॉट ऑफ आस्किंग फॉर अ ब्रेक, येट आई स्टिल वॉजंट अलार्म्ड। आई हैड ट्रबल विद द होल पैराग्राफ। पहली बार मेरे मन में आया मैं शेद से कहूं कि रुक जाओ, ब्रेक लेते हैं। मुझे पूरा पैराग्राफ लिखने में मुझे तकलीफ हो रही थी। शेद अपना नॉर्मल, उनका, उनकी बात चल ही रही है। तो उन्होंने क्या कहा था? लास्ट उन्होंने कहा था, कॉन्शियसनेस डज नॉट स्लीप, इट डज नॉट गो ऑन एंड ऑफ, इट इज जस्ट टर्न्ड। लाइट इस तरफ थी, टॉर्च इधर था, अब वो टॉर्च उधर देख रहा है, सो इट इज जस्ट टर्न्ड अवे। टर्निंग इट ऑफ डज नॉट एक्सटिंग्विश इन it in any way that a light disappears when a switch is turned। अब चेतना जब चमक नहीं रही है, जब चमक रही है तब मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ। लेकिन जब ये नहीं है, तभी इसका मतलब ये नहीं कि स्विच ऑफ हो गई है, बस ये दूसरी तरफ उसको मोड़ दिया गया है। फॉलोइंग द एनालॉजी, इफ कॉन्शियसनेस वर लाइक, एक एक दो दो शब्द के बाद यहाँ पे शेख, अरे जोसेफ गलत शब्द लिख रहे, काट के फिर, तो मुझे भी पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वो बोल रहे हैं, following the analogy, if consciousness were like a light that belonged to you, even when you switched it off, there would be a sort of twilight, but not darkness। अगर समझो कॉन्शियसनेस एक उजाले की तरह है, चैतन्य है यानी प्रकाश है, ऐसा हम समझ भी ले, तो प्रकाश बंद, पूरी तरह से बंद कभी नहीं हो सकता। मतलब टॉर्च जिस तरह से हम ऑन ऑफ करते हैं, वैसे ऑफ होके टॉर्च ऑन था तो पूरा उजाला था, अब पूरा अंधेरा है, ऐसा हो नहीं सकता।
कुछ ना कुछ तो चमक उसकी रहेगी। जैसे शाम के समय पे रहता है, वैसे कोई ना कोई उजाला तो उसका रहता। अब इनको बहुत ही तकलीफ हो रही है लिखने में। वो कह रहे हैं, बाय नाउ आई वॉज सिटिंग टेंसली ऑन द एज ऑफ अवर काउच, बेंडिंग ओवर द नोटबुक एज इट lay on the coffee table before me. This is a position I seldom use. Perhaps I thought it would help me really grapple with this experience. I asked Sheikh to wait a minute. अब नॉर्मली वो बस आराम से बैठ के लिखते हैं, लेकिन इतना लिखने तक वो बोले, मैं आगे झुककर मेरे सामने के टेबल पे मैंने किताब रख दी थी और मैं झुक के बड़े कंसंट्रेशन से लिखने की कोशिश कर रहा था। और मैंने शेत से कहा, 1 मिनट जरा रुकिए। शेत रुक नहीं रहे। वो कह रहे हैं, द स्पिरिट देयरफॉर इज नेवर इन अ स्टेट ऑफ नथिंगनेस। तो आत्मा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। विथ इट्स कॉन्शियसनेस एक्सटिंग्विश्ड, जैसे कि उसकी चेतना, चेतना उसकी बंद हो गई, चैतन्य उसका, लाइट उसकी चली गई, प्रकाश खत्म हो गया और अब आत्मा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देयरफॉर दैट सच बी रियलाइज्ड फॉर देयर। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ये ध्यान में आए कि द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वॉज अनइंटेलिजिबल इन माई नोट्स। लेखक लिख रहे हैं कि आगे मैंने जो लिखा है वो पढ़ ही नहीं सकते। हियर इज द वे आई एक्चुअली रोट इट। और फिर यहाँ पे उन्होंने जो लिखकर दो वाक्य दिए हैं, मतलब उनके शब्द कोई अर्थ ही नहीं है जो भी लिखा है उसे। In considerable surprise, I asked शेत टू वेट once more. और फिर से मैंने शेत को कहा, नॉर्मली शेत को कहे शेत 1 मिनट तो वो रुक जाते थे, अब इन्होंने कहा तो उन्होंने सुना नहीं। फिर से उन्होंने कहा, 1 मिनट रुकते हैं। आई मिस्ड अ कपल ऑफ सेंटेंसेस हियर एंड वेरी नियरली गेव अप ट्राइंग टू टेक नोट्स। और तब तक तो शेत आगे बात करते जा रहे, आगे के कुछ वाक्य मेरे मिस हो गए और मैंने लिखना बंद कर दिया। I thought of one more try, however. Jane, as Seth, sat waiting rather non-committally, eyes open. तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। और शेठ की नजर में उन, जैसे कि उनके ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, उनकी नजर स्थिर थी। ओके, नाउ शेठ आगे बात कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्शियसनेस इज नेवर एक्सटिंग्विश्ड। अगेन 9:35 को वो लिख रहे हैं, अगेन आई क्विकली फेल वे बिहाइंड व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ राइटिंग, कुछ तो भी विचित्र ही, फॉर एक्सटिंग्विश्ड। आई गेव अप एंड आस्क्ड शेत फॉर अ ब्रेक। इट केम एट वंस। आई वॉज नॉन प्लस्ड, आई वॉज क्लियर हेडेड बट अनएबल लिटरली टू कंटिन्यू टेकिंग नोट्स। स्टिल आई वॉजेंट अलार्म्ड। तो वो कह रहे, लेकिन मैंने शेत को बोला, प्लीज अब तो ब्रेक मुझे चाहिए ही। अब मेरा दिमाग तल्लक था, मेरा माइंड एकदम क्लियर था, लेकिन फिर मुझसे लिखना क्यों नहीं हो रहा था, और ये सारी गलतियां मैं क्यों कर रहा था, और इसकी स्पीड में कम ज्यादा क्यों हो रहा था। अभी भी मुझे वैसे चिंता नहीं थी, मैंने बस ब्रेक मांग लिया। When I started to explain to Jane why I had to stop, I discovered that on top of everything else, I was having trouble speaking coherently. और ब्रेक में मैंने जेन को समझाना चाहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मेरे ध्यान में आया कि मैं बात भी ठीक से नहीं कर रहा। मतलब मेरे जो शब्द निकल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, इस ये भी मतलब इसको कोई अर्थ नहीं, वैसा मेरे आवाज निकल रही है। शेख देन रिटर्न ब्रीफली विथ अ ब्रॉड स्माइल फ्रॉम मेमोरी, आई रिकॉल हिज सेइंग। और उतने में ही बड़ी मुस्कुराहट लेकर शेख वापस आ गए, और आगे जो मैं लिख रहा हूं वो मुझे जो मेरी स्मृति में है, उस स्मृति के हिसाब से मैं लिख रहा हूं। यू हैव बीन एक्टिंग आउट द मटीरियल दिस इवनिंग, जोसेफ। शेठ मुस्कुराते हुए आए और बोले, मैंने जो भी कॉन्शियसनेस को लेकर अब भी आपके साथ बात की, वो एक्चुअल में तुम्हारे साथ हो रहा था। यानी उनका कॉन्शियसनेस फ्लक्चुएट हो रहा था। ठीक है, तो ये वो हंसते हुए बोले,
With those words, understanding came quickly, although the effects didn't lift that easily. और शेत के ये बोलते ही मुझे समझ में आ गया कि हाँ, मेरा कॉन्शियसनेस ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन उसका परिणाम इतनी आसानी से गया नहीं. I made many errors talking to Jane, but the vocal difficulty never matched that of the spelling or writing. और जेन के साथ बात करते करते काफी गलतियां मैं कर रहा था, लेकिन जो गलतियां लिखने में हो रही थी उससे कहीं अधिक, कहीं कम थी. मेरे बोलने की गलतियां काफी कम थी. At first, Jane was very concerned at my experiences before and during the session. She told me later that at this point she almost decided not to continue the session. She finally believed my reassurances and realized that I was all right physically. फिर जेन तो डर गई. वो कहने लगी क्या बंद कर देते हैं हम सेशन, रुक जाते हैं क्या. लेकिन फिर उसने देखा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इसलिए बोले कि चलो सेशन कंटिन्यू करते हैं. Said suspended dictation on his book at my request, but during a brief interlude suggested that I have Jane turn on the rest of the lights in the room when she came out of the trance. तो जब श्वेत को उन्होंने बोला था ना श्वेत ब्रेक लेते हैं, तो उन्होंने ठीक कहा था, लेकिन उन्होंने उससे कहा जेन जब ट्रांस में से बाहर आए सारे लाइट्स ऑन कर देना. वरना एक दो लाइट होती है जहां पे हम बैठे हैं ना, उतनी ही लाइट हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे श्वेत ने उनसे कहा था सारे लाइट्स ऑन कर देना. Then I was to imagine my consciousness growing brighter and brighter, filling the room like light. I would find that all of my abilities would soon return. I wasn't able to remember some subsequent information. तो मुझे इतना याद है कि उन्होंने कहा था कि सारे लाइट्स ऑन कर देना, और आप विजुअलाइज करना, आप कल्पना करना कि आपकी चेतना जो है वो फैल रही है. आपका चैतन्य, आपके अंदर का प्रकाश जो है, ये फैल रहा है शरीर के बाहर, बड़ा 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 होते जा रहा है. उतना मेडिटेशन करने को शेठ ने उनसे कहा. आगे अगर कुछ कहा हो तो वो कह रहे कि मुझे याद नहीं है. Thus, I had experienced altered states of seeing, writing, spelling, and speaking this evening. तो हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चित शक्ति में जो बदलाव आता है, जो लहर उठती है, लिखने में, सुनने में, पढ़ने में, बोलने में, हर चीज में आज मैंने इसका अनुभव लिया. ऑल फैसेट्स ऑफ कोर्स ऑफ माय फिजिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, ये सब कुछ तो शारीरिक क्रियाएं हैं. और जब मेरी चेतना बदली, मेरा चैतन्य बदला, मेरी चित शक्ति बदली, तो इन सारे कार्यों में भी बदलाव आ गया था. हम्म? जब भी हमारे, इसलिए देखो हमारे योग में भी चित्त भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें यह सिखाया जाता है कि कई बार आप मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, इन चित्त भूमि में होते हो. हर पल एकाग्रता की भूमि में रहने की कोशिश करो. तो योग में ये हमें सिखाया जाता है. तो ये चित्त भूमि जैसे बदली, वैसे उनके शारीरिक क्रियाओं की में भी बदलाव आते गया. जो फिजिकल एक्टिविटी थी उसमें भी बदलाव आते गया. Sitting in the glare of the brilliantly lit room, I described everything in detail to Jane, including the vision effects of earlier years. और पूरा उजाला कर दिया, सारी लाइट्स ऑन कर दी, और ये पूरे उजाले में बैठकर मैंने जेन को मुझ पर, मेरे साथ जो हुआ, ये सारी बातें की. और पहले भी मेरे साथ जो मेरे विजन को लेकर, दृष्टि को लेकर होता था, वो भी मैंने उनको बताया. She wondered if my loss of communicative abilities was also related to my father's senility and his own physical retreat. I didn't know. I hadn't experienced anything unusual involving him recently. अब जोसेफ के जो पिता है वो सिनाइल हो गए. सिनाइल का मतलब, हम कहते हैं ना, बुढ़ापा आ जाता है जब शारीरिक और मानसिक क्रियाएं, हमारी उनकी क्षमताएं कम होने लगती है, हमारी शार्पनेस कम हो जाती है. राइट. तो वो कहने लगी कि आपके पिता के साथ जो हुआ,
कुछ वैसा क्या शुरू हो रहा है आपके साथ? ओके, लेकिन वो बोल रहे हैं कि पिता में भी बहुत ज्यादा बदलाव आजकल मैंने देखा नहीं है. स्लोली आई resumed वर्क ऑन माई नोट्स. आई वॉज मोस्ट एंक्शियस दैट शेथ एक्सप्लेन ऑल, एंड ही वॉज राइट. बाई 10:30 आई वॉज मच बेटर. और फिर वो पूरे उजाले में मेरा विजुअलाइजेशन, थोड़ी देर मेडिटेशन करके मैं अपने नोट्स का करेक्शन करने बैठ गया. और 10:30 बजे तक शेत ने जैसे कहा था, कुछ ही समय में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गया. Now we received the most interesting data of all, that pertaining to my curious lack of alarm at the events of the evening, resume at a faster pace at 10:47. अब आगे जो बात, अब शेत कंटिन्यूस बात करना शुरू करें. अभी जो शेत बोलने जा रहे हैं उसमें एक खासियत ये है कि बचपन से जो दृष्टि में बदलाव आता था, उसको लेकर लेखक को, जोसेफ को, कभी भी चिंता नहीं हुई. और अभी भी उनके साथ जो भी शब्दों को लेकर, लिखने को लेकर हुआ, उससे भी उनको डर नहीं लगा या चिंता नहीं हुई. ऐसा क्यों? इसका जवाब अब आगे शेत देंगे. ऑलराइट, अब शेत फिर से बोलना शुरू कर रहे. इन द डेमोन्स्ट्रेशन इन विच जोसेफ सो काइंडली असिस्टेड अस, सेवरल पॉइंट्स वर मेड टू इम्प्लीमेंट द मटीरियल जस्ट गिवन. अभी अपने चेतना, अपने चैतन्य को लेकर मैंने आपको जो भी समझाया, इसका डेमोन्स्ट्रेशन यानी इसका प्रात्यक्षिक जोसेफ ने दिया. यानी प्रैक्टिकल और थियरी, ये दोनों एक साथ चले. अर्थात उनके परमिशन के सिवा मैं ये नहीं कर सकता, उनकी परवानगी लेकर ही ये हुआ, उनके परमिशन से ही ये हुआ. Earlier, I said that you are only familiar with those characteristics of your own consciousness that you use through the mediumship of your body. अब पहले मैंने आपको क्या समझाया कि हम हमारी चेतना को उतना ही जानते हैं जितना शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जान सके. लेकिन हमारी चेतना इससे कहीं अधिक है. हमारी कॉन्शियसनेस को हम सिर्फ बॉडी और सेंस ऑर्गन से पहचानते हैं, लेकिन चेतना के अनेक कार्य है, अनेक पहलू है जो हम जानते ही नहीं. यू रिलाई अपॉन द बॉडी टू एक्सप्रेस द परसेप्शंस ऑफ योर कॉन्शियसनेस. मुझे क्या दिखाई दिया, मुझे क्या सुनाई दिया, मेरी क्या समझ में आया, मैंने क्या जाना, ये सब हम मन और इंद्रिय यानी कि हमारे शरीर के माध्यम से हम जान सकते हैं या इसका ज्ञान ले सकते हैं. यू टेंड अगेन टू आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस विथ द बॉडी. तो आप कर क्या रहे हो? शरीर के माध्यम से हमारी जो चेतना है उसको व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, चेतना को देखना है हमारी आंखों की, शरीर की आंखों से वो देखता है. चेतना को सुनना है, हम शरीर के कानों से सुनते हैं. तो ये शरीर के माध्यम से एक्सप्रेशन, टू आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस विद इन द बॉडी. इन योर डेमोन्स्ट्रेशन, टू विच ऑफ कोर्स जोसेफ गेव हिज परमिशन, he allowed his consciousness to retreat and to some degree began to cut off its physical expression. तो अब जोसेफ ने जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हमें दिया, उसमें उन्होंने क्या किया? उनके परमिशन से जो हुआ, उन्होंने अपनी चेतना को पीछे हटने दिया. मतलब हाथों के माध्यम से लिखना या सुनना, जो गति से आप बोल रहे हो उस गति से मैंने सुनना चाहिए. ठीक है, आप बोल रहे हो फास्ट और मैं सुन रही हूँ स्लो, ऐसा कभी होता है? नहीं होता. जो स्पीड से बोलते हैं उस स्पीड से. लेकिन अगर हमारी चेतना पीछे जा रही है, रिसीड हो रही है सो टू स्पीक, तो आप जो बोल रहे हो ऐसा लगेगा कहीं दूर से आवाज आ रही है. मुझे थ्री इडियट्स का वो सीन याद आ गया. राइट स्मिता, जहां पे जहां पे वो लेटा हुआ है, क्या नाम, शर्मन क्या नाम है उसका, जोशी ना,
वो लेटा हुआ है बेड पे, उसका एक्सीडेंट हुआ है, पूरे पट्टियों से हॉस्पिटल में बंधा हुआ है। और फरहान और अख्तर वो उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको सुनाई कैसे देता है? ओ, ऐसा साउंड आके आके उसको सुनाई देता है। और दिखता भी ऐसा, उसका मुंह बड़ा छोटा ऐसा दिखता है। एग्जैक्टली वही बात है कि हमारा चैतन्य जब पीछे हटता है, फिर फुल आगे आता है, फिर पीछे हटता है, तो ये चैतन्य का कम ज्यादा होने का परिणाम है। तो वही जोसेफ के साथ हो रहा था। कुछ शब्द लिख पा रहे थे, कुछ नहीं लिख पा रहे थे, कुछ सुन पा रहे थे, कुछ नहीं सुन पा रहे थे। राइट, ये उनके साथ हो रहा था। ही वॉज नॉट अवेयर कॉन्शियसली ऑफ हिज परमिशन। अच्छा, मैंने 2 बार बता दिया कि उनकी अनुमति से ही ये हुआ, ये डेमोन्स्ट्रेशन। लेकिन उनको पता नहीं था कि उन्होंने अनुमति दी है। ओके, ही वॉज नॉट कॉन्शियसली अवेयर of having giving have given permission, simply because this kind of demonstration could not be held if the normal waking consciousness knew. अच्छा, अगर उनको पता होता कि मैं अनुमति दे रहा हूं, परमिशन दे रहा हूं, तो वो सजग हो जाते। और ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन सजगता में कभी नहीं हो सकता। तो फिर ये कैसे होता? राइट, मतलब इसलिए उनको डर नहीं लग रहा था। किसको? जोसेफ को। कि ये मैं गलतियां क्यों कर रहा हूँ, मैं ठीक से लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ। और उनकी आवाज, वो तो धीमे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, और मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। इन सब बातों को लेकर जोसेफ को कोई चिंता नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था जिसका उन्होंने परमिशन दिया था। लेकिन कॉन्शियसली अगर वो परमिशन देते तो वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर ही नहीं पाते। और उनको पता था कि ये डेमोन्स्ट्रेशन है, इसलिए उनको आत्मिक डर कहीं भी नहीं लगा। राइट। So he was not aware consciously of his permission, simply because this kind of demonstration could not be held if the normal waking consciousness knew. It would automatically be frightened. वो डर जाता अगर पहले से ही उसको पता होता कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। एज आई स्पोक अबाउट द डीमिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, जोसेफ देन एक्सपीरियंस्ड इट। जैसे मैं आपको समझा रहा था ना कि कॉन्शियसनेस डिम होता है फिर ब्राइट होता है, तो वैसा अनुभव जोसेफ को हो रहा था। कभी कभी वो ठीक से लिख पा रहे थे, कभी कभी शब्द खा जाते थे। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन था। 10:55 को जोसेफ लिखते हैं, दिस मे बी अ ट्रिकी पॉइंट एंड इट मे नॉट, बट शेथ यूज द वर्ड्स डिमिंग। Certainly many of my abilities for physical expression had withdrawn considerably, yet I had remained clear-headed and alert, and out of habit thoroughly occupied with trying to use them. Nor had I become aware of any kind of heightened consciousness or sudden telepathic or clairvoyant powers. तो शेथ ये जो समझा रहे हैं कि मैंने अनुमति, मेरी अनुमति से ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था। लेकिन वो कह रहे कि शेठ ने अभी क्या कहा? एज आई स्पोक अबाउट द डीमिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। तो डीमिंग ये शब्द शायद शेठ बोले होंगे या नहीं बोले होंगे। ओके, लेकिन मेरी क्षमताएं जो है लिखने की, सुनने की, बोलने की, ये डेफिनेटली कम ज्यादा। कभी कभी मेरा दिमाग एकदम क्लियर होता था और कभी कभी अचानक से वो धुंधला जाता था। एनीवे, नाउ आई वॉज हैविंग नो ट्रबल टेकिंग नोट्स। लेकिन अब मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब शेठ कहते हैं, गिव अस अ मोमेंट। ठीक है, दिस वॉज एन एक्सरसाइज एक्चुअली इन द मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनो। अब हमने क्या देखा? चैतन्य को आगे पीछे, ऊपर नीचे होते हुए देखा, कम ज्यादा होते हुए देखा। हमने ये समझा है कि कॉन्शियसनेस हमारा, हमारी जो चैतन्य है, जब हमारे पास नहीं होता तो वो बंद नहीं होता, वो कहीं और होता है, किसी और दिशा में, किसी और जगह पे होता है। चैतन्य कभी भी मिटता नहीं। ठीक है, इतनी बात हमारे अब ध्यान में आ गई है। अब एक्चुअली शेठ यहाँ पे कह रहे हैं, जो भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया, इससे और एक बात समझ लो
कि चैतन्य को हम खुद अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको कम ज्यादा हम कर सकते हैं। कौन सी बात आई ध्यान में? ये जो हम संयम करते हैं, ये जो प्रत्याहार के बाद हम धारणा की तरफ जाते हैं, ये हमारी चित शक्ति का, हमारा चेतना का मैनिपुलेशन ही तो है। हम उसे हर जगह से निकाल कर इकट्ठा करके एकाग्रता में लाते हैं और किसी एक चीज पे उसको धरे रखते हैं और फिर उस पे ध्यानस्थ हो जाते हैं। ये हम जानबूझकर, सोच समझकर, पूरी सजगता के साथ करते हैं, बेहोशी में नहीं करते। तो ये हमारे कॉन्शियसनेस का एक मैनिपुलेशन हुआ कि हमने उसको एकाग्र करके ध्यानस्थ किया और बाद में उसको समाधि में स्थापित कर दिया। ऑलराइट, दिस इज एग्जैक्टली यहाँ पे शब्दों में वो समझा रहे हैं। राइट नाउ, दिस वॉज एन एक्सरसाइज एक्चुअली इन द मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हमारी चेतना, हमारे चैतन्य के साथ उसको हम कौन सी अवस्था में रखना चाहते हैं, हम उस तरह से उसे रख सकते हैं। Close to death, the same sort of thing happens in varying degrees when the consciousness realizes that it can no longer express itself through the mediumship of the body. जब मृत्यु के करीब हम पहुंचते हैं, तब यही होता है। वो चेतना जो है तुम्हारे शरीर के माध्यम से व्यक्त नहीं हो पाती, सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, बोलने में दिक्कत होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारी जो चेतना शक्ति है, वो कॉन्शियसनेस जो है, वो शरीर के माध्यम से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। If the dying person over identifies with the body, then he can easily panic, thinking that the expression is therefore cut off, and for that matter, that his consciousness is about to be extinguished. मेरा दिया अब बुझने वाला है। अगर शरीर है तो प्रकाश है, दिया है। शरीर नहीं है तो ये दिया बुझने वाला है, ऐसा समझ के वो डर जा सकता है। ठीक है? Such a belief in extinction, such a certainty that identity is about to be blotted out in the next moment, is a severe psychological experience that in itself can bring about unfortunate reactions. ये एक मानसिक धोखा लगता है, एक धोखा होता है, एक मानसिक अपघात होता है। और उस मानसिक अपघात के बहुत विचित्र परिणाम हो सकते हैं। किस चीज का मानसिक अपघात? कि मेरा दिया अब बुझने वाला है, मेरी चेतना, मेरी चैतन्य शक्ति अब हमेशा के लिए मिटने वाली है। हाँ, ये इससे अनफॉर्चुनेट रिएक्शंस आ सकते हैं। What happens instead is that you find consciousness quite intact and its expression far less limited than it was before. Actually हो क्या रहा है पता है? मृत्यु के बाद सजगता बढ़ जाती है, मृत्यु के समय पे और मृत्यु के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और सब दिखने लगता है। यमराज आए हैं, लेकर जाने वाले हैं, वगैरह वगैरह। आप कैसा भी विजुअलाइजेशन ले लो, लेकिन वहां पे स्पष्ट रूप से सब कुछ नजर आता है, सब कुछ ध्यान में आता है। यानी हमारी चित्त शक्ति एक्चुअली बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर, मन, इंद्रियों की सीमा से वो निकल चुका है, और इसलिए उसका अनुभव और भी क्लियरली और भी एक्सपैंडेड हो सकता है। ठीक है? एक्चुअली वो ऐसा होता है। जोसेफ chose subconsciously to interrupt those methods of expression he was using at the time, simply so that their interference would claim due notice. तो अभी डेमोन्स्ट्रेशन में जोसेफ ने क्या किया? उसने सबकॉन्शियसली डिसाइड कर लिया कि मैं मेरी चेतना को दूर नजदीक ऐसे लाते रहूंगा। We will be dealing now, after what I hope is suitable background material,
with some chapters on the nature of existence after physical death, at the point of death, and involving the final physical death at the end of the reincarnational cycle. अब ये जो मैंने आज आपको जो भी बताया है, ये उसका मूल आधार है। इस समझ से, इस अंडरस्टैंडिंग से आगे आने वाले जो चैप्टर्स है, अगले अध्यायों में मृत्यु का समय, मृत्यु का क्षण, मृत्यु के बाद और अनेक जन्म होने के बाद अब पुनर्जन्म नहीं, तो वो जो फाइनल मृत्यु होता है उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। इट वॉज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड समथिंग about the nature and behavior of your own consciousness before we could begin. उन बातों को बताने से पहले आपको आपकी चेतना, आपकी चित शक्ति, उसकी क्षमता, उसके गुण धर्म, वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, ये सारी बातों को समझना जरूरी था। इसलिए ये बातें समझाई और दिखाई भी। ओके, यू ऑल्सो ड्रू अपॉन सम नॉलेज, जोसेफ, from past experience in your demonstration, when in your final illness motor function was impaired. This was in Denmark. The last note is an aside rather than strict dictation. ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लिखो ना लिखो, पर मैं आपको याद दिला दूं, ऐसा वो जोसेफ को बोल रहे। फिर भी जोसेफ ने लिखा और हम हमारे साथ शेयर किया। तो वो याद कराते हैं कि जोसेफ, डेनमार्क में जब तुम्हारा आखिरी, तुम्हारी बीमारी का आखिरी चरण में पे आप जब थे, तब पूरा शरीर तुम्हारा निकम्मा हो गया था। तब तुम्हें जो अनुभव हुए थे, जब शरीर के माध्यम से तुम कुछ कर नहीं पाते थे, वो अनुभव आज तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए काम में आया। अकॉर्डिंग टू शेत, शेत के हिसाब से, द थ्री ऑफ अस वर इन्वॉल्व इन डेनमार्क इन द 1600s। 1600 शतक में हम, शेत का कहना है कि हम एक साथ थे, यानी शेत, जेन और मैं। आई वॉज अ लैंड ओनर, मैं एक क्या कहते हैं, जमींदार था। और जेन वॉज माई सन, और जेन रॉबर्ट्स मेरा बेटा था। एंड शेथ वॉज अ स्पाइस मर्चेंट, और मसाला बेचने, गरम मसाला कहते हैं ना, तो गरम मसालों का व्यापारी शेथ थे। ये हमारे उस जन्म में हम ऐसा थे। सी चैप्टर 21। तो चैप्टर 21 में उस लाइफ के बारे में उन्होंने बताया है। नाउ आई एम एंडिंग दिस चैप्टर, and with it I am ending part 1 of my book. Give us a moment now and end of a dictation. तो अब शेत कहते हैं, मैं ये चैप्टर खत्म कर रहा हूं, उसके साथ इस किताब का पहला सेक्शन, पहला बुक 1 एंड बुक 2, उन्होंने जो डिविजन्स किए हैं, बुक 1 यहाँ पे समाप्त होता है और एंड ऑफ डिक्टेशन। जोसेफ कह रहे हैं, but Sheth wasn't through work on his book yet. The following material shows the relationship between my vision effects and the events in the session itself. It's very interesting that I would choose tonight of all nights to try for visual data, although in recent days I have been inquiring mentally about subjects for my next oil painting. I haven't said anything about this to Jane. यहाँ पे जोसेफ बोल रहे हैं कि आगे और भी डिक्टेशन दिया शेथ ने, चैप्टर को यहाँ खत्म कर दिया, लेकिन आगे भी उन्होंने कुछ कुछ बातें कही जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और अगला ऑयल पेंटिंग किस विषय को लेकर मैं करूं, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। अब शेत के शब्दों में वो बोल रहे हैं, द अर्लियर विजन एक्सपीरियंसेस वर अनसक्सेसफुल प्रिलिमिनरी अटेम्प्ट्स on an unconscious level to pick up images of models for your paintings. तो आपको पहले वो जो अनुभव, दृष्टि को लेकर जो अनुभव हो रहा था, आपकी जो अनकॉन्शियस है, आपकी जो क्या कहूँ, सुषुप्ति चेतना है, ये इसका प्रयत्न था कि अब कौन से मॉडल पे पेंटिंग बनाया जाए, जो स्पष्ट दिखेगा उसको आप चुनोगे, राइट? इन द ब्लड डार्क पोर्शन द मॉडल्स वुड हैव अपीयर्ड, डू यू फॉलो मी? लेकिन नहीं, वो जो अंधेरा था ना, वो आपको एक सेक्शन साइड विजन थी और आगे से दिख नहीं रहा था, अंधेरा जैसा
दिख रहा था, वो कहा ना मखमली उजाला अंधेरा जैसा दिख रहा था, उसके अंदर आपका मॉडल अपीयर होने वाला था। और उसमें उस अवस्था में जो आपको दिखेगा वो आपके अगले पेंटिंग का विषय बनेगा। द ब्लर्ड एरियाज रिप्रेजेंट अ कंफ्यूजन ऑफ वाइब्रेशंस। जो भी धुंधला था ना, यानी वहां पे वाइब्रेशंस का कंफ्यूजन हो गया था। जब वाइब्रेशंस क्लियर होते हैं तो हमें क्लियर दिखता है। अब वाइब्रेशंस का कंफ्यूजन हो गया तो संवेदनाओं की कंफ्यूजन है वहां पे, तो धुंधला दिखने लगा। You could not get the material visually in physical terms, though you are trying to, but you could not receive it as an internal vision either at that point. तो आप उसको स्पष्ट देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो दृष्टि मिल नहीं रही है, और आप वो अंधेरे में भी उसे देख नहीं पा रहे हो, दोनों तरफ से दिख नहीं रहा। Instead, you ended up almost with a displacement. There was always a sense of motion in the background that was interpreted visually as an unsteadiness, a massing of blurs. और फिर बैकग्राउंड में आपको कंटिन्यूसली वो धुंधलाहट बनी रही। Now you acquiescent in our experiment earlier this evening when Rupert and you spoke at the dinner table. Rupert was telepathically aware of the arrangement, though not at a conscious level. Jane को भी पता था कि ये डेमोन्स्ट्रेशन आज होने वाला है, लेकिन जागृत नहीं, सुप्त अवस्था में पता था, सबकॉन्शियस लेवल पे पता था। द स्माइलिंग पोर्ट्रेट दैट जेन सॉ वॉज योर वर्क इन अ वे। एक्चुअली जो जेन को वो हंसता हुआ पेंटिंग दिख रहा था ना, तो वो एक्चुअली आप ही कर रहे थे। आप ही नजर को उस तरह से 3D एंड आउट ऑफ 3D में, फ्लैट इमेज में आप ही वो कर रहे थे। Rupert was aware the arrangement of the for the demonstration, but was also somewhat alarmed at the particular way you would choose to interpret the experience. Rupert को पता था कि आप आज ये demonstration करने वाले हो, लेकिन वो चिंतित भी थी। The smiling portrait was to reassure her, Jane now rather than Rupert. तो चिंता कौन कर रही है? जेन कर रही है। रूबर्ट को पता है क्या होने वाला है, लेकिन चिंता कौन कर रही है? जेन कर रही है। तो वो जो पेंटिंग से वो जो मुस्कुरा रहे थे, वो आप उसको रिलैक्स करने की आपकी कोशिश थी। यू सेंड द रीएश्योरेंस, ओके। रूबर्ट पिक्ड इट अप फ्रॉम जोसेफ, डू यू फॉलो मी। ये रूबर्ट और जोसेफ का संवाद था, जेन और रॉबर्ट का नहीं। जेन और रॉबर्ट वो इस जन्म के व्यक्तिमत्व है, लेकिन वो जिस चेतना में, जिस चैतन्य में अभी काम कर रहे हैं, उनका नाम रूबर्ट और जोसेफ है। ठीक है, आई होप दैट इज नॉट कंफ्यूजिंग। आई विल क्लोज फॉर दिस इवनिंग। आई थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, और हार्टी गुड इवनिंग टू यू बोथ। और यहाँ पे ये सेक्शन बुक 1 पार्ट 1 ये पूरी तरह से समाप्त हुआ। और हमारा समय नहीं समाप्त हुआ है, लेकिन ये पार्ट 1 का ये जो फाइनल 8th चैप्टर था, जिसमें निद्रा, स्वप्न और कॉन्शियसनेस को लेकर सब बातें समझाई गई। फ्रेंड्स, अगर इस कॉन्शियसनेस को लेकर कोई भी सवाल या कोई भी स्पष्टता नहीं है अगर आपके अंडरस्टैंडिंग में, तो प्लीज यहाँ पे हमारे साथ चर्चा कीजिए, क्योंकि आगे की सारी बातों का ये आधार है। स्मिता, यस यू वर टू से समथिंग। करिए बात, सोचो लोग, by the time people think of asking questions. I had a very nice analogy that came to my mind half a minute back. Okay. I just missed the point. So just give me some time, मी सांगते. All right. About the consciousness going in and out, receding and coming forward. फ्रीज हो गए आप। कोई हिलो जरा। फ्रीज हो गया है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, देयर वी आर। फ्रीज हो गए थे हम सब। ओके, स्मित, हाँ ममता। Only you. तुम्ही झाल्या त्या फ्रीज. No, for me everybody was frozen over here. It had stopped, whatever it was. स्टैच्यू हो गया था सब कुछ। Yeah, your network was. Yeah. सगळ्यांचं कॉन्शियसनेस कुठेतरी चाललं. Conscious.
कॉन्शियसनेस कहीं तो भी चला गया चला 2 सेकंड के लिए. स्मिता, वॉज इट अबाउट कॉन्शियसनेस रिसिडिंग अँड कमिंग? उसको लग के ऑल राईट. काय वाटतं? बोला. कॉन्शियसनेसला घेऊन आत्मा आणि चेतना ह्याच्यामधला फरक लक्षात आला का? आत्मा क्या है, चैतन्य क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, सोल क्या है, ये ब्रह्म क्या है और ब्रह्म चेतना क्या, चैतन्य क्या है, इसका फर्क सबके ध्यान में क्लियर है? इट इज इम्पॉर्टंट. यस, हाँ ना, कुछ बोलो. ऑल राईट. हो कळतं. आपण बघ, आपण आता काही वेळेला म्हणतो ना असं की अरे मला थोड्या वेळापूर्वी काय डोक्यात होतं, आता करताना मी विसरून गेले. करेक्ट. म्हणजे जसं आपण फ्रीज कडे जातो आणि विसरतो, हा म्हणजे त्या वेळेला आपलं पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन असतं ज्या हा वेळेला, करेक्ट. आणि त्याच्या नंतरच्या क्षणात आपल्या असंच कुठेतरी ते कॉन्शियसनेसनी दिशा बदलून टाकली. जसं स्मिताचं झालं, तिचं कॉन्शियसनेस आता जिथे होता तिथून तो आता दुसरीकडे आला आणि आता तिला आठवावं लागेल की माझा कॉन्शियसनेस कुठे होता. म्हणजे आपल्या ह्याच्यात जेवढी डिव्हिजन झालेली असेल येस, तर कुठेतरी ते जास्त कॉन्सन्ट्रेशन असेल, करेक्ट कुठेतरी कमी. करेक्ट. बिलकुल बिलकुल. Uh, but I have a point to make here. Yeah. You know, स्वाती, आपल्याला मिक्सअप नाही करायचे दोन गोष्टी, कॉन्शियसनेस कमी जास्त होणे आणि आणि मेमरी मेमरी आपली पटकन नाही येणे. ओके, त्याच्यामध्ये फरक आहे. पण कसा? बेटा, मेमरी इज ऍब्सोल्यूट एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस. Memory is an absolute expression of consciousness. It is the consciousness receding and coming in which dims or sharpens the memory. Yeah. Because memory cannot, nothing can operate without. Memory is also an expression of the consciousness. Nothing can operate without consciousness. Okay. So it is a dimming ते consciousness in a way. Yeah. म्हणजे ते जोसेफचं तेच होत होतं ना, की त्याच्या मेमरीमध्ये ते वर्ड्स होते, हा पण ते त्याला लिहिता हा. येत नव्हते. ते नाही, वेगळंच काय त्याच्या मेमरीमध्ये स्पष्टता होती, त्याचं होती, माइंड हो. क्लिअर होतं, पण त्याचे हात आणि त्याचा शब्दकोश तो काम करत नव्हता. बट काम करत ना. हा, पण स्मिता जे म्हणते की स्मृती कमी जास्त होणे आणि कॉन्शियसनेस कमी जास्त होणे या दोन गोष्टी वेगळ्या असू शकतात. पण माझं असं म्हणणं आहे की स्मृती पण कॉन्शियसनेसवरच फंक्शन करते. सो येस, इट इज फॉरगेटफुलनेस, it is memory loss or dimming of the memory, but it is also consciousness itself which is dimming, because of which there is no memory, because that sharpened memory also depends on your focused consciousness. When the consciousness recedes, the memory also, what we call as memory, that function is affected. So ultimately, even if we can say that, oh, we got distracted, distraction is also of the consciousness. तो जो योग में हम 5 प्रकार की चित्त भूमि कही जाती है, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये सब कॉन्शियसनेस है. मूढ़ वो कॉन्शियसनेस है जैसे अभी मेमोरी याद ही नहीं आ रहा, मूढ़ हो गया है. मंद म्हणतो ना आपण, तो वो डल है, डिम विटेड मेमोरी है. क्षिप्त जो है वो अनश्योर मेमोरी है. विक्षिप्त है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, टोटली डिस्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस है. एकाग्र फोकस्ड कॉन्शियसनेस है. और निरुद्ध हाईली फोकस्ड सुपर कॉन्शियसनेस, जो पूरी तरह से अलर्ट एंड अवेयर है, जो सिर्फ शरीर में जो हो रहा है वो जानता है, बाहर जो हो रहा है जो वो जानता है, पहले जो हुआ है वो जानता है, बाद में जो होने वाला है उसको भी वो जानता है. तो निरुद्ध अवस्था में यू आर इन अ सुपर अलर्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. है क्या? सब चैतन्य ही है, सब चित्त ही है, लेकिन चित्त की अलग अलग अवस्थाएं हैं. तो इन अ वे लॉस ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो मूढ़ चित्त.
which is dull consciousness or dim-witted consciousness, as we call it. ओके ओके Yeah. So this is what I feel. तो कॉन्शियसनेस आ गया चित्त भूमि, तो वो कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज फ्लोइंग. तो हम इजी जो ब्रेन का निकालते हैं कहने को, वो कॉन्शियसनेस जो है कहने को वृत्तियों का है, विचारों का है, लेकिन विचारों में भी कॉन्शियसनेस है, अविचार में भी कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस जागृत अवस्था में भी कॉन्शियसनेस है, सुप्त में भी कॉन्शियसनेस है, subconscious is also consciousness, awakened consciousness is also consciousness. Finally it is one and the same thing in different states, in different stages. Okay. Yeah. तुला एनर्जी आठवली? आणि नाही ना, खूप सुंदर analogy होती. अरे मी आठवलं की नक्की सांगते. पण एक मला एक्झाम्पल द्यावंसं वाटतंय ऑफ कॉन्शियसनेस डिमिंग अँड कमिंग ऑन इज जेव्हा आपण आय जस्ट गॉन टू पुना टू बी विथ माय ग्रँडसन, ओके, बिकॉज दे वर बिझी. आणि मग प्रियांका म्हणाली या म्हणून तुम्ही. सो मी बघितलं काहीतरी बोलताना ना, राघव कधी कधी असं झूम आउट होतो आणि असं शून्यात बघतो. ओके, आपल्याला पण तसं होतं, पण लहान मुलांना जास्ती होत जास्त असतं होतं. तसं. ज्यादा होता है छोटे बच्चों को. तो वो क्या होता है, दैट इज अगेन योर फोकस इज इनटू अनदर रियलिटी. Yes. I had experienced this with Anand. She used to zoom out. In fact, I took her to a neurologist. I got worried. And he said, no, don't worry, it happens. Yeah. आणि मला कौतुक वाटतं जे मूवीज बनवतात त्यांची, की I- ते ह्या गोष्टी किती सुंदर दाखवतात. How they बिकॉज depict- इवन दे आर चॅनलिंग ना. Yes. How beautifully they show all this. Even that scene of Three Idiots, suddenly I'm seeing it in a very different light. I'm seeing it in the way the consciousness was working in and out, in and out. Yeah. अचानक हमारा देखने का ही दृष्टिकोण ही बदल गया, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. मी नेहमी तो एक्झाम्पल देते त्या मूवीचा, अँड आय एम सो हॅपी यू कॉट दॅट. आणि You telepathically conveyed it to me. वाव, नाईस. Yes. आणि माझी अॅनालॉजी आठवली तर मी सांगते उद्या तुम्हाला. पक्का, आणि एनी टाइम जेव्हा आठवेल तेव्हा. म्हणजे रिडिंग Yeah. चालू असताना मध्येच आठवली तरी सांग. All right, friends, it's time up, and it was a beautiful session. I hope it was as entertaining for you as it was for me. अरे Yeah. भारती, हा, बोल सुप्रिया. एंटरटेनिंग नाही अभ्यासू, म्हणजे खूप विचार करायला लावणार अगं. करेक्ट. इट्स नॉट एंटरटेनिंग. नाही, Yeah. एंटरटेनिंग इन द हा. सेन्स की डेमॉन्स्ट्रेशन पण दिलं, त्याची गंमत. की कॉन्शियसनेसला घेऊन डेमॉन्स्ट्रेशन दिलं, ते एंटरटेनमेंट म्हणते मी, त्याची गंमत सांगते. की त्याची मजा आली यार. हा, म्हणजे त्या हा. मिस्टेक्स झालेल्या वगैरे त्या. हा. हा. दॅट वे. सो नाहीतर फुल लक्ष देऊन ऐकलं तरच काय चाललंय समजेल असं. करेक्ट करेक्ट. सिर्फ बात करते तो उतना ग्रास्प नहीं होता जितना डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में हुआ. और कल जब मैंने वो Yes, पूरा yes. पढ़ा, मुझे लगा वो सिर्फ अपना अनुभव अलग, शेत की बातें अलग, लेकिन कल जब पढ़ा तो मेरे ध्यान में आया, अरे ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करे. तभी से मेरे को मजा आना शुरू हुआ. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज क्लास, एंड या, इट वॉज अ वंडरफुल डेमॉन्स्ट्रेशन. जी. आणि एक कुठलं तरी वाक्यात असं होतं की सॉरी, चालू आहे ना हे. हा. हो हो. गेल्या काही जन्मात ते सगळे अमुक अमुक होते, किंवा एकमेकांना माहितीतले एकत्र किंवा होते. असे होते का हो. एका ह्याच्यातले. हो. तसं आपला हा ग्रुप सुद्धा असं काही जन्मापूर्वी 100%. एकमेकींना कुठल्या तरी स्वरूपात आपण 100%. काहीतरी मागचे ऋणानुबंध असतील. हो हे तर आम्ही पहिल्यापासून आम्ही म्हणतोय, केव्हापासून आम्ही हो. किटी पार्टी त्याशिवाय हाय. तेव्हा खूप हा, मजा त्याच्याशिवाय. केली. आता अभ्यासाला आलो. कोण बोलतंय? स्पीकिंग. सुप्रिया बोलते. सुप्रिया जांभेकर. ओके ओके. या श्रद्धा. या. सो फॉर जे आर्टिस्ट असतात, फॉर एक्झाम्पल, ओके, सुप्रियाज हजबंड, कुठून येतं ते सगळं? ते करेक्ट. सगळं येतं बिकॉज यू आर जस्ट कनेक्टेड. Yes. यु नो, आपल्याला
आपला अभ्यास परीक्षेच्या वेळेस कसा क्लिअर समजतो आणि Correct. त्याच्या आधी कसे आपण डिम्ड आणि झोन्ड आउट असतो. So our consciousness is so highly focused during exams, Exam. so क्योंकि now we Yes. can tell our consciousness to be Yes. totally focused in the now and here and enjoy life to a Correct. greater extent. Correct. That is what he said about how we can manipulate our consciousness to do what we want it to do or to go where we want it to go. That is the manipulation of consciousness that Shet is talking about. Perfect. Yes. गजनीचं काय होत असेल ग? त्याचा कॉन्शियसनेस आहे पण तो दुसऱ्या दिशेला गेलेला आहे. इथून गेलाय तो दुसऱ्या दिशेला गेला. त्याची दिशा भूल झालेली आहे. इट्स ऑपरेटिंग समवेयर एल्स और इधर इसको भूल गया है कि अरे इधर भी रोल करना है. राईट. बघ किती मजा आली. स्वातीला पण मजा येते विचार करून करून. ऑल राइट फ्रेंड्स, वी विल स्टॉप ओवर हियर. थैंक यू सो मच. कल फ्राइडे है. Thank you. कल हम नई बुक 2 स्टार्ट करेंगे. बहुत ही और इंटरेस्टिंग बातें हैं शेत की और आगे पढ़ते रहेंगे. ऑल राइट. थैंक यू सो मच. बाय बाय.